चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर समझते हैं कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आपको यदि कामयाब होना है तो क्या रणनीति आपको अपनानी होगी। जी हाँ, उसी रणनीति की बात करेंगे जो पिछले विद्यार्थियों ने वो रणनीति अपनाई थी और उन्हीं विद्यार्थियों को जो है समझते हुए कि क्या क्या रणनीतियाँ थी परीक्षा को कामयाब करने के लिए, क्योंकि 5 से 6 महीनों के अंदर एक रणनीति बनाना, उस पर जो है कार्य करना बहुत मुश्किल बात होती है। और अब की यदि बात करें, इस भर्ती की बात करें तो आपको केवल 2 से 3 माह ही ध्यान रखना है। 2 से 3 माह ही मिलने वाले हैं। ध्यान रखें, मार्च और अप्रैल में आपकी परीक्षा होने वाली है। या तो मार्च के आखिर में या अप्रैल के बिल्कुल शुरुआत माह में ही आपकी परीक्षा, उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती की परीक्षा है ये होने वाली है। तो बड़े ध्यान से, क्योंकि 2 3 महीने में आपको हर चीज़ पढ़नी है। मैथ्स निकालना है, रीजनिंग आपको करनी है, हिंदी और जीएस। जी हाँ, जीएस तो आपने पता ही है कि कितना विस्तार है, और हिंदी पर भी बहुत आपको फोकस करना है। उसी रणनीति की बात करेंगे जो पिछले सफल विद्यार्थियों ने अपनाई थी। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस करते रहते हैं, मगर एग्जाम में दबाव प्रेशर के कारण कुछ पर्सन जो है गलत करते हैं। तो उस बात को भी आज हम बड़े बारीकी से समझने वाले हैं। मैं छोटा सा आपको जो है हिंट देने वाला हूँ कि कुछ जो हाल ही में भर्तियाँ हुई हैं, थोड़ा सा जो है ओवरव्यू देख लेते हैं आखिर हो क्या रहा है परीक्षा में। तो जैसे अभी हाल ही में हमने देखा है कि जेल वार्डर फायरमैन की अभी परीक्षा हुई थी, और एसएससी जीडी की आपका जो है परीक्षा हुई थी। दिल्ली पुलिस का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की अभी हाल ही में परीक्षा हुई है। और हरियाणा पुलिस, जी हाँ, हरियाणा पुलिस की भी हाल ही में परीक्षा हुई है। इन परीक्षाओं से हमने कुछ सीखना है भविष्य में। यदि आपने उत्तर प्रदेश पुलिस जो है आपने क्लियर करनी है तो इन परीक्षाओं से कुछ ना कुछ पॉइंट समझने वाले हैं, जो आपको आने वाली परीक्षा में, मैं कह रहा हूँ 100% वही पॉइंट यदि आपने वहाँ लागू किए तो आपको सफलता मिलेगी। देखिए, यदि किसी विद्यार्थी का हरियाणा पुलिस में चयन हुआ है, जो बात समझने की है उसे समझ लीजिए पहले। यदि किसी विद्यार्थी का हरियाणा पुलिस में चयन हुआ है, या एसएससी जीडी में चयन होगा जो अभी एग्जाम हुआ है, या दिल्ली पुलिस में किसी का चयन हुआ था, जेल वार्डर फायरमैन में किसी का चयन हुआ था, तो उन्हीं विद्यार्थियों ने कुछ ना कुछ स्पेशल रणनीति बनाई होगी। ये बात फोकस करने वाली है। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर भी बहुत अच्छा आया था, तो कुछ ना कुछ रणनीतियाँ विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई होंगी, तभी अच्छे एग्जाम जो है क्लियर होते हैं। अब उस रणनीति को समझने के लिए क्या हमने करना है, बस जो है आप चैनल पर बने रहिए, एक एक पॉइंट को समझते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर पॉइंट आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में। आखिर तक बने रहिए। आखिर हमसे गलती कहाँ होती है परीक्षा में, क्या हमने पढ़ना है, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सारे पॉइंट आपको इसी वीडियो में समझने के लिए मिलेंगे। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि यदि आपको परीक्षा क्लियर करनी है, कोई भी आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है किसी परीक्षा को क्लियर करने के लिए, तो ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी होता है मार्गदर्शन। जी हाँ, सबसे ज़रूरी होता है मार्गदर्शन। बिना मार्गदर्शन के, बिना कोई गाइडेंस के आप कोई भी बड़ा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि चलो यूपी पुलिस की नोटिफिकेशन आ गई, ठीक है, 2 3 माह में जो है अब मार्च अप्रैल में परीक्षा होने वाली है, तो बिल्कुल कमरे में कैद हो जाएंगे, कमरे में कैद हो जाएंगे, बाहर से लॉक लगा लेंगे और अपना टाइम टेबल निर्धारित कर लेंगे कि हमने 8 से 10 घंटा पढ़ना है। अकेले अकेले पढ़ेंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे, बस ऑनलाइन के सहारे ही अपना पूरा 2 से 3 महीना गुजार देंगे, मान लो कि ना बिना किसी मार्गदर्शन के। ध्यान रखिए, किसी भी बड़ी परीक्षा को, अच्छी परीक्षा को यदि हमने अपने कामयाब होना है तो एक मार्गदर्शन, एक गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। जी हाँ, गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। यही पॉइंट यहाँ समझने वाला है। किसी ना किसी गुरु का जो है आप उसके सानिध्य में पढ़कर ही जो है अच्छे एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको गुरु के मार्गदर्शन से ही पता लगेगा कि कैसे आपने प्रैक्टिस सेट निकालने हैं। जी हाँ, कैसे आपने प्रैक्टिस सेट निकालने हैं। अकेले रहकर एक माहौल नहीं बन पाता है घर में, तो किसी ना किसी जो है आप जो है संस्थान में जाइए, वहाँ अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट निकालिए और बच्चों से अपना कंपटीशन करिए, दूसरे विद्यार्थियों से अपना कंपटीशन करिए। कंपटीशन करते करते, ध्यान रखिए, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस समझते रहिए। उस कंपटीशन के चक्कर में, दूसरे विद्यार्थियों को हराने के चक्कर में कि नहीं मुझे तो इससे अच्छे नंबर जो है लाने हैं अपने टेस्ट में, तो दूसरे विद्यार्थी को हराने के चक्कर में आप एक दिन जीत जाओगे। बस यही बात है, यही बात है कि मार्गदर्शन बहुत अनिवार्य है।
इस बड़ी परीक्षा में एक एक बात हम समझेंगे, मगर जो ये बात आपसे बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी समझने के लिए। अब देखिए जो आपसे बात बताने जा रहे हैं वो आखिर है क्या। जेल वार्डर परीक्षा और जो फायरमैन की परीक्षा हुई थी उसमें आपका हर लेवल बहुत अच्छा दिया था परीक्षा में। उसमें चाहे हिंदी का लेवल हो चाहे जीएस का लेवल हो, ठीक है, ये दो जो थी हिंदी और जीएस, इसका लेवल बहुत अच्छा दिया गया था। और जैसे अब एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी, एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी उसमें मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा था, मैथ्स और रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा था। दिल्ली पुलिस की परीक्षा में भी मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा शानदार लेवल था। और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा में तो सभी जानते हैं मैथ चाहे कैलकुलेटिव था, मतलब कि हल्का तो था मगर कैलकुलेटिव था। तो इन एग्जामों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीएस है, सभी सब्जेक्टों की में अच्छी प्रैक्टिस हमने करके जानी है। चाहे हमने थोड़ा पढ़ना है मगर प्रैक्टिस ही शानदार होनी चाहिए। जी हाँ, प्रैक्टिस शानदार होनी चाहिए। और एक माहौल में एक वातावरण बनाकर बहुत प्रैक्टिस सेट निकालने हैं। देखिए अकेले कमरे में कैद होकर कामयाबी नहीं मिलने वाली है जब तक आपको कोई वातावरण कोई माहौल ना मिले। कम से कम 30-40 विद्यार्थियों का, 50-60 विद्यार्थियों का एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपस में कंपटीशन होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। आप मतलब कि आप अकेले रोड पर जाइए, दौड़ मारिए तो 2 से 3 किलोमीटर में आप थक जाओगे, मगर जब आप ट्रेनिंग में जाते हो आपने पता भी नहीं लगता कि 7-8 किलोमीटर आप कैसे दौड़ लिए, क्योंकि वो एक होता है माहौल होता है, वो एक होता है माहौल बनाना पड़ता है। तो परीक्षा का भी माहौल बनाकर ही कोई ना कोई परीक्षा क्लियर होती है, क्योंकि 2 से 3 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना आसान बात नहीं है। अब स्टार्टिंग से हम समझेंगे, सारे पॉइंट को समझेंगे कि मैथ्स में आपने क्या करना है, रीजनिंग में आपने क्या करना है, हिंदी में आपने क्या करना है और जीएस में आपने क्या करना है। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं और उन्हीं जो है स्ट्रेटेजी पर, उसी रणनीति पर चलने वाले हैं जहां से जो है ये परीक्षा बिल्कुल आपको क्लियर होगी। जी हाँ, परीक्षा बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि ये जो परीक्षा है ये आपकी एक देश सेवा है। जी हाँ, ये आपकी एक देश सेवा है। आप सभी जानते हो कि जो ऐसे भैया जो क्रांतिकारी थे, अपने क्रांतिकारी थे, वे सब रणनीति बनाकर चलते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने भी रणनीति बनाई थी, यदि अंग्रेजों से उन्होंने जो है लंबे समय तक युद्ध लड़ा था। आज़ाद हिंद फौज, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस यदि कोई रणनीति ना बनाए होते, कोई स्ट्रेटेजी ना बनाए होते तो इतनी बड़ी फौज बताइए कैसे में खड़े करते। तो रणनीति भविष्य में, जी हाँ, रणनीति भविष्य में बहुत कारगर साबित होती है। यदि शिवाजी के पास, महाराणा प्रताप के पास कोई रणनीति ना होती तो वे अपनी छोटी सेना से मुगलों को, जी हाँ, मुगलों को ना हराते। तो ध्यान रखिए, किसी ना किसी बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए रणनीति होना बहुत अनिवार्य है। बिना रणनीति के पढ़ना, ध्यान रखना कोई जो है फायदा नहीं है। तो रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। आखिरकार आपने करना क्या है, सब्जेक्ट वाइज समझेंगे और इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो हाल ही में कुछ परीक्षाएं हुई थी, आखिरकार कैसे जो है विद्यार्थियों ने यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाए हैं उसको ध्यान रखते हुए और एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश जो है पुलिस भर्ती का जो सिलेबस है जरा उस पर फोकस करते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग रहने वाली है उस पर भी फोकस करेंगे। जैसे जीएस की बात करें तो जीएस की बात करें तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, जीएस में 38 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मगर एक यदि बारी छोटी सी बात और समझे, जैसे यूपीएसआई की परीक्षा में और एसएससी जीडी की परीक्षा में हुआ है, तो मैथ के कुछ को पोर्शन जो है आपको रीजनिंग में भी, जीएस के कुछ पोर्शन आपको रीजनिंग में मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, सामान्य ज्ञान के 38% तो अलग हैं ही हैं, मगर मानसिक योग्यता, बुद्धि, तर्क शक्ति परीक्षण में भी 2 से 4% आपको जीएस के देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो पुलिस प्रणाली को लेकर आए। जी हाँ, पुलिस प्रणाली से लेकर भी, साइबर क्राइम से लेकर भी, और सबसे बड़ी बात है आईपीसी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, बस इस पॉइंट को समझ लीजिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी से भी प्रश्न आने की संभावना है, चाहे वो आपके सिलेबस में ना हो, क्योंकि ऐसे ही अब की बार हरियाणा पुलिस में और एसएससी जीडी में भारतीय दंड संहिता से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ देखिए, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिलने वाला है, तो बस आखिर तक बने रहिए। आईपीसी को भी आपने पढ़ना है, भारतीय दंड संहिता, चाहे आपके सिलेबस में ना हो, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस नहीं आता है। यदि पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस आता तो जेल वार्डर की परीक्षा सिलेबस के अकॉर्डिंग होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा नहीं हुई।
जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझने के लिए मिलेगी, यूपीएसआई भर्ती भी बिल्कुल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पेपर नहीं आया, तो ध्यान रखना है, इन बातों पर आपने फोकस करना है। जी हाँ, सामान्य ज्ञान के 38% हैं और 1% जो है 2 नंबर का आता है यूपी पुलिस भर्ती में। ऐसे ही सामान्य हिंदी के 37% हैं और संख्यात्मक अक्षमता जो है मैथ्स के भी आपके 38 क्वेश्चन हैं, मानसिक योग्यता के आपके 37 क्वेश्चन हैं। मगर होता क्या है परीक्षा में, होता क्या है परीक्षा में उस बात को भी समझेंगे। टोटल 150% आपको हैं, 150% आपके हैं और 300 मार्क्स के हैं। जी हाँ, 300 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है, मान लिया आप 10% सही करके आए, मान लिया आप 10% सही करके आए और 10% करके आए, 8 उसमें सही हैं, 8 उसमें सही हैं, 2 उसमें गलत हो गए, 2 उसमें गलत हो गए। देखिए निगेटिव मार्किंग कैसी है यूपी पुलिस में, थोड़ा समझ कर चलिए। मान लिया आपने 10% करे, 10% करे, 8 उसमें सही हैं और 2 उसमें गलत हैं, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 8 यदि सही हैं तो आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से आपको मिल गए 16 नंबर, आपको मिल गए कितने, 16 मार्क्स। और 2% गलत हैं, 1% गलत होने पर 0.5 मार्क्स कट जाएगा, बस इस पॉइंट को फोकस करिए। 2% गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा, 2% गलत होने पर आपको 1 नंबर कट जाएगा, तो 16 में से यदि 1 माइनस करें तो आपके नंबर बैठ गए कितने, 15 नंबर बैठ गए। तो सीधी सी भाषा में समझें, सीधी सी भाषा में ये समझें कि यदि आपके 2% गलत हो गए, निगेटिव मार्किंग है, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। और दूसरी बात है नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ, कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जो नए स्टूडेंट हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन की यदि बात करें तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, ध्यान रखना है कि 150% है, 150% है, आपने उतने ही अटैम्प्ट करने हैं जितने आप पर आते हो, या असमंजस भी है किसी क्वेश्चन में तो उतने ही आपने अटैम्प्ट करने हैं। मतलब कि जिसके कम अटैम्प्ट होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, वही जो है बच्चा सफल होगा, वही विद्यार्थी सफल होगा। तो निगेटिव मार्किंग तो है ही है, मगर नॉर्मलाइजेशन भी है, नॉर्मलाइजेशन भी है, तो वो पर्सन नहीं छेड़िए, बिल्कुल ना छेड़िए जो आप पे बिल्कुल नहीं आता हो। तो इसकी बात करेंगे, चलिए नॉर्मलाइजेशन की पहले अपनी जो रणनीति की बात करते हैं। जो मेन टॉपिक है रणनीति, आखिरकार कैसे बनाएं यदि हमने ये परीक्षा आपको जो है बिल्कुल मतलब कि इसमें कामयाब होना ही है, क्योंकि इसके बाद जो है कम से कम 2-3 वर्ष का समय लग जाएगा कोई नई भर्ती निकलने में, और इतना समय आपके पास नहीं है कि आप 2-3 वर्षों का इंतज़ार करें। जी हाँ, 2-3 वर्षों का इंतज़ार करें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मगर रणनीति बनाएं तो कंपटीशन उतना भी नहीं है, उतना भी नहीं है। देखिए मैथ्स और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस परीक्षा में। जी हाँ, इस परीक्षा में, क्योंकि ये बिल्कुल सटीक नंबर लाते हैं। मैथ्स है चाहे रीजनिंग है, ये बिल्कुल सटीक नंबर लाते हैं। तो इनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल कैसे बनाए, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए पहले मैं आपसे वो बताना चाहता हूँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि हमारा तो मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट है, हमने तो कोई ज़रूरत नहीं है, केवल जो है जीएस और हिंदी पर ही फोकस करेंगे। मगर बाद में कैसा होगा, देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है जो मैं आपसे बात बताने वाला हूँ। दिल्ली पुलिस में यदि देखिए मैथ्स का लेवल देखिए आप कैसा था। एसएससी जीडी में विद्यार्थियों ने इतना सोचा भी नहीं था कि ऐसा मैथ्स आ जाएगा, और यूपीएसआई में मैथ्स कैलकुलेटिव कर दिया, मैथ्स कैलकुलेटिव कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस की। मैथ्स में आप अच्छे जो है चैप्टरों की प्रैक्टिस करिए जो भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। मैं आपसे सारे सिलेबस पर डिस्कस करूँगा, मगर क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है उस बात को समझ लीजिए। जैसे आपके जो चैप्टर हैं, जैसे आपका साधारण ब्याज हुआ, जी हाँ आपका साधारण ब्याज हुआ और चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ से सबसे अधिक % मिलने वाले हैं, बस वो पॉइंट को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, लाभ हानि और जो है प्रतिशत, प्रतिशतता और समय कार्य, और आपका समय कार्य, समय कार्य, ये चैप्टर तो आपके बहुत जो है मजबूत होने चाहिए। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत और आपका समय कार्य, और आपका संख्या पत्ति, और आपका संख्या पत्ति नंबर सिस्टम। जी हाँ, यदि ये आपके चैप्टर बहुत अच्छे हैं, एवरेज से भी पिछली बार बहुत % पूछे गए थे, औसत से भी पिछली बार बहुत % पूछे गए थे, तो ये चैप्टर कुछ ऐसे हैं, ये तो आपके जो है बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, बहुत कम समय में आपको हर % कर लेना चाहिए। अब क्या नया सीखना है
क्या नया सीखना है। देखिए वही बात है कि सिलेबस से अलग भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब आप मैथ्स का सिलेबस देखोगे, अपने सिलेबस देखोगे, तो उसमें एक टॉपिक दिया है उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने कि विविध में भी प्रश्न आ सकते हैं। बस यही बात समझने की है, विविध में भी प्रश्न आ सकते हैं। क्षेत्र मिति भी आपके सिलेबस में है, क्षेत्र मिति तो आपके सिलेबस में है ही, मगर जो बात इंपॉर्टेंट है समझने की कि बिना सिलेबस के बाहर कैसे आखिरकार प्रश्न आ जाते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि एक पॉइंट देकर रखते हैं जो आपके भर्ती बोर्ड है कि विविध से भी प्रश्न आ सकता है। विविध का मतलब ये है कि त्रिकोणमिति भी पूछी जा सकती है। देखिए कितनी अच्छी बात है, ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो भर्ती बोर्ड कुछ नया करता है, तो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति को भी आप ध्यान रखिए। और जो आपका पाई चार्ट है, दंडारेख है, उनसे भी प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखिए कुछ अलग भी हमने पढ़ना है यदि हमने मैथ्स में अच्छा करना है, क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य होती है। इन सभी चैप्टरों को पढ़कर, जो सिलेबस में है उनको तो सभी चैप्टरों को पढ़ना है, मगर क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री और आपके पाई चार्ट, दंडारेख, उन पर भी हमने फोकस करना है। तो यदि ये रणनीति आप बनाकर चलोगे, जी हाँ ये रणनीति आप बनाकर चलोगे, तो बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी। यदि आप केवल इन चैप्टरों पर फोकस कर रहे हो, साधारण ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, मैथ्स है, लेस है, देखिए मैथ्स है, लेस है, ये कॉमन क्वेश्चन हो गए, यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो सरलीकरण वगैरह सभी चैप्टरों को पढ़ना है, मगर इससे अलग भी हमने थोड़ा सा पढ़ना है यदि हम बात करते हैं मैथ्स की। और चलिए उसके बाद शुरुआत करते हैं रीजनिंग। जी हाँ, रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा यूपी पुलिस में। और रीजनिंग में हमने क्या करना है, देखिए एक एक पॉइंट को बारीकी समझते रहिए, वहाँ पर फोकस करना बहुत अनिवार्य है। जहाँ पर आपकी सोच नहीं है, देखिए जहाँ पर आपकी सोच नहीं है वहाँ एग्जामिनर की सोच है। परीक्षा बनाने वाला वहाँ तक सोच लेता है जहाँ तक आप नहीं सोच पाते हो, आपसे 2 कदम आगे ही चलेगा। देखिए यदि 2 कदम आगे चलने की बात करें तो हरियाणा पुलिस ले लीजिए, दिल्ली पुलिस, जेल वार्डन, आपसे आपकी सोच से 2 कदम आगे ही रहा है। जितना विद्यार्थी सोचते हैं उनसे 2 कदम आगे ही रहते हैं एग्जामिनर। जी हाँ, परीक्षा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रीजनिंग में करना क्या है, सभी पॉइंट को हम समझेंगे। रीजनिंग का सारा सिलेबस अभी समझाने वाले हैं, मगर रीजनिंग में एक बात और है, रीजनिंग में पुलिस प्रणाली से प्रश्न आते हैं, जो बात समझने की है। जी हाँ, सिलेबस तो हम पढ़ ही लेंगे क्या क्या रीजनिंग में है, मगर जो बात आपको समझनी है वो बात समझ लीजिए। पुलिस प्रणाली, साइबर क्राइम, जी हाँ पुलिस प्रणाली और साइबर क्राइम से भी कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यदि 5 प्रश्न पुलिस प्रणाली को लेकर रीजनिंग में आ गए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, और 5 प्रश्नों का मतलब है कि आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे। तो रीजनिंग में जो भी आपके सिलेबस में दिया है, जितने क्वेश्चन दिए हैं, तो उसमें ये ध्यान रखिए, आप रीजनिंग में ये ध्यान रखिए कि आपका 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, 10 क्वेश्चन आपका पूछे जा सकते हैं। बल्कि ऐसा होता है कि रीजनिंग के प्रश्न ज़्यादा आ जाते हैं। देखिए जो बात समझने की, एक पॉइंट को और समझ लेते हैं कि रीजनिंग में होता क्या है। जैसे आपने दिखाई दे रहा है कि ये संख्यात्मक क्षमता जो है मैथ्स के 38% है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मानसिक अभिरुचि के 37% आपने दिखाई दे रहे हैं, रीजनिंग के दिखाई दे रहे हैं। मगर इसमें एक बात और समझने की है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 20 से 25 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं, और 50 प्रश्नों से के करीब, 50-55 प्रश्नों के करीब रीजनिंग के प्रश्न आ जाते हैं, मानसिक योग्यता, बुद्धि क्षमता के प्रश्न आ जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, यही बात समझने की है। इसलिए होता है क्योंकि पुलिस प्रणाली से संबंधित प्रश्न भी रीजनिंग में आ जाते हैं, पुलिस प्रणाली से संबंधित प्रश्न भी रीजनिंग में आ जाते हैं। इस पॉइंट को आपने समझना है। तो मैथ्स रीजनिंग दोनों पर ही फोकस करना है, मगर पुलिस प्रणाली भी है, पुलिस प्रणाली है, साइबर क्राइम है, बहुत पॉइंट हैं जो अभी आपसे बताने वाले हैं, वो सब आपको रीजनिंग में मिलने वाले हैं, रीजनिंग में मिलने वाले हैं। तो रीजनिंग तो हमने सभी चैप्टर को पढ़ना ही है, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, रक्त संबंध हुए, सभी आपसे डिस्कशन में भी जो है बात करेंगे। आपका पासा को लेकर प्रश्न हुए, जी हाँ पासा, कैलेंडर, ये सभी जो है टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इनका रोल बहुत रहता है। मतलब कि आपके रक्त संबंध हुआ, पासा कैलेंडर हुआ, आपका कोडिंग डिकोडिंग हुआ, वहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। तो सभी बात को क्लियर करेंगे। मगर अब एक रोल और चल रहा है कथन निष्कर्ष को लेकर। जी हाँ, कथन निष्कर्ष और न्याय निगमन, इनका रोल बहुत रहता है रीजनिंग में, कथन निष्कर्ष का और न्याय निगमन का। न्याय निगमन कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कथन निष्कर्ष को, न्याय निगमन को। तो ये भी हमने जो है पॉइंट क्लियर करना है। और चलिए चलते हैं अब, और जो है सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, क्योंकि जीएस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है।
पोर्शन वाइज समझेंगे हमने करना क्या है। बात ले लीजिए, यदि हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो इतिहास में हमने क्या पढ़ना है, क्योंकि रणनीति यदि आपके पास होगी तो एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। तो इतिहास में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। देखिए प्रश्न तो मध्यकालीन भारत से भी आएगा, ठीक है। इतिहास के आपको, क्योंकि स्टैटिक जीके का ज़्यादा दौर है, तो इतिहास को आपको मैं ये समझ लीजिए 3 से 4 पर्सन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उनमें आपका प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन आएगा और मध्यकालीन से भी आएगा, मगर अधिक आपने फोकस करना है आधुनिक भारत पर। जी हाँ, आधुनिक भारत पर आपका फोकस करना है। आधुनिक भारत से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित, महात्मा गांधी संबंधित, राष्ट्रीय आंदोलन परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, या महात्मा गांधी का कोई एक आंदोलन आपका जरूर आएगा परीक्षा में। तो राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हैं, भगत सिंह किस पार्टी में थे, क्या उनकी पार्टी थी, काकोरी षड्यंत्र केस, तो हर पॉइंट को आपने समझना है आधुनिक भारत में। चोरा चोरी कांड को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाल किला मुकदमा, मतलब कि आपको सभी पढ़ना है और ज़्यादा फोकस करना है आधुनिक भारत पर। जी हाँ, आधुनिक भारत पर फोकस करना है। और ल्यूसेंट से काम नहीं चलने वाला है, ये भी बात आप समझ लीजिए। ल्यूसेंट से तो केवल काम नहीं चलेगा। अच्छे जो है, ल्यूसेंट भी अच्छा है अपने आप में, मगर सेलेक्टेड क्वेश्चन अपने नोट्स बना कर रखिए। देखिए, जिस विद्यार्थी के पास में अपने सेल्फ हाथों से बनाए गए नोट्स होंगे, चाहे कोचिंग के आपके नोट्स हों, मतलब कि बहुत सिलेक्टेड आपने पढ़ना है। किसी किताब से आप सोचोगे आप मार्केट में से कोई किताब ले आओ यूपी पुलिस की और वहाँ से आप सभी उनको पढ़ लोगे, तो ऐसा संभव नहीं है। लेखपाल के लिए भी आपने किताब खरीदी होगी, पहले पीटी परीक्षा के लिए भी किताब खरीदी होगी, मगर किताब से पढ़ना इतना सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत होता है किताब में। स्पेशल नोट्स आपने बनाने होते हैं, क्योंकि उसकी रिवीजन भी आपने करना होता है। तो किताब पर कम फोकस कर कर किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स आपने पास होने चाहिए। तो बहुत सीमित नोट्स होने चाहिए, कम नोट्स होने चाहिए, अधिक उनको पढ़ना चाहिए। तो इतिहास में हमने बात करी, आधुनिक भारत पर हमने फोकस करना है ज़्यादा। और यदि बात करें आपका भूगोल की, यदि बात करें आपका भूगोल, ज्योग्राफी में कहाँ ध्यान देना है, तो भूगोल में पिछली बार ध्यान रखिए, विश्व का भूगोल से बहुत प्रश्न आए थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। पिछली यदि यूपी पुलिस की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत प्रश्न आए थे। अमेरिका के तेल के कुएं, वहाँ की राजधानी वगैरह, वहाँ से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। तो देश और उनकी राजधानियाँ, 1% तो यहाँ से क्लियर होगा आपका, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। नदियाँ, झीलें, नदियाँ हैं, रिवर हैं जितनी भी भारत की और विश्व की, ठीक है। देखो, रिवर को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक उत्तर प्रदेश की नदियाँ, भारत की नदियाँ और विश्व की नदियाँ। ये तीनों को ही आपने समझना है। नदियाँ, झील, पर्वत श्रृंखला, पहाड़ वगैरह आपने सब कर लेने हैं, क्योंकि भूगोल का काफ़ी रोल रहता है परीक्षा में। और सामान्य ज्ञान में देखिए, भूगोल से विश्व वर्ल्ड का भी प्रश्न पूछा जाता है, चाहे मुद्रा को लेकर पूछा जाए, चाहे राजधानी को लेकर पूछा जाए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वो भी सब इसी का ही देन है। मगर बात करते हैं, देखिए इतिहास की बात करी, भूगोल की बात करी, अब संविधान की बात कर लेते हैं, संविधान की बात कर लेते हैं। उसके बाद विविध पर भी फोकस करेंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है। यदि संविधान की बात करें तो आपने हर चीज़ तो याद करनी है संविधान में, चाहे आर्टिकल हो, आपका अमेंडमेंट हो, मगर नई जो है पोर्शन पर आपने ध्यान देना है। देखिए संविधान में क्या करना है, 1 से 2 साल में जो भी संविधान में संशोधन हुए उनको तो एक बार अवश्य पढ़कर जाना है। जो आपने नए कानून बनाए, चाहे उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई कानून बना, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कानून बना, चाहे आपका भारत सरकार जो है राज्यसभा में और लोकसभा में कोई कानून आपने बनाया, 102 वर्षों में आपने देखना है कि किन मुद्दों पर कानून बन रहा है। जी हाँ, क्या मुद्दा आपका सुर्खियों में है। जैसे सीबीआई सुर्खियों में चल रही थी, 1-2 वर्ष से बहुत सुर्खियों में चल रही थी सीबीआई। आपका नागरिकता को लेकर बहुत जो है सुर्खियों में चला आ रहे हैं। बाद में जो संशोधन हुए हैं, 101 संशोधन, 102 संशोधन, 103 संशोधन, 104वां संशोधन, वहाँ आपने फोकस करना है, क्योंकि सबसे देखो पहले होती है प्राथमिकता। मान लिया आपने देखिए, जो बात समझने की है वो समझ लीजिए। मान लिया आपने संविधान खोल लिया कि हाँ जी हमने संविधान पढ़ना है, आपके पास समय इतना नहीं है कि आप सभी सब्जेक्टों को क्लियर कर पाओ, तो संविधान में सबसे पहले किससे प्रेफरेंस दे, हमने सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। आर्टिकल तो आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद सबके याद रहते हैं, मगर आपने कहाँ ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है मानवाधिकार से संबंधित, महिलाओं से संबंधित। देखिए जो बात मैं आपसे बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते रहिए। मानवाधिकार संबंधित और महिलाओं से संबंधित और शिक्षा से संबंधित और शोषण से संबंधित जो भी आपके संविधान में है, जहाँ भी इनका उल्लेख है, इनको तो पहले पढ़ लीजिए। देखिए एक बार और क्लियर करते हैं। मानवाधिकार संबंधित, यदि संविधान में कहीं भी किसी अनुच्छेद में कोई उल्लेख हुआ है,
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहीं उल्लेख हुआ है, नीति निर्देशित तत्वों में उल्लेख हुआ है या आपका मौलिक कर्तव्य में उल्लेख हुआ है, शिक्षा से संबंधित कोई संविधान संशोधन है, या आपका बच्चों के शोषण से संबंधित कोई भी पॉइंट है, तो वो आपको सभी क्लियर करना है, सभी क्लियर करना है। और जो नए अमेंडमेंट हैं, जी हाँ नए अमेंडमेंट है, और 1 से 2 साल में जो भी राज्यसभा लोकसभा में कानून पास हुए हैं वो आपको करंट अफेयर्स की किताब में मिलेगा, वो किसी जो है संविधान की किताब को आप में नहीं मिलेगा। तो 1 से 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश जो है वो यूपी विधानसभा में जो कानून बने और केंद्र की लोकसभा राज्यसभा में जो कानून बने वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो है पंचायती राज जो सिस्टम है वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं परीक्षा में। जी हाँ, पंचायती राज प्रणाली ये लेखपाल के और यूपी पुलिस के दोनों के सिलेबस में है, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचायती राज प्रणाली को भी आपने अच्छे से कर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न मिलते हैं। चलिए बात करते हैं और जो है क्या नया सीखने को मिलेगा। सामान्य ज्ञान पर किसका ज़्यादा फोकस रहेगा। देखिए हमने इतिहास में पढ़ा, आधुनिक आंदोलन पर ज़्यादा फोकस करना है। हमने आपको जो है भूगोल में बताया कि नदियाँ, झीलें, पर्वत, पहाड़ और राष्ट्रीय पार्क भी, जी हाँ राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य वैसे में स्टैटिक का टॉपिक है अब, ठीक है वहाँ पर समझेंगे। मगर एक बात है समझने की, संविधान भी पढ़ लिया, भूगोल भी पढ़ लिया आपने, इतिहास भी पढ़ लिया, मगर अब जो ज़्यादा फोकस रहता है एग्जामिनर का वो विविध पर रहता है, जिसे हम स्टैटिक कहते हैं। जी हाँ स्टैटिक, ये पोर्शन अलग है, सभी पोर्शन अलग है। विविध होता क्या है, पहले विविध को जान लीजिए, क्योंकि ये ही सबसे बड़ी जो है संजीवनी बूटी साबित होती है परीक्षा कामयाब करने के लिए। जी हाँ, विविध होता क्या है, विविध में सभी पुस्तकें आएंगी। जी हाँ, पुस्तकें यदि आपकी अच्छी है, पुस्तकें से 1 से 2% तो कम से कम मान के चलिए, पुस्तकें आपको अच्छी करनी पड़ेगी, सारी पुस्तकें आपने बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेंगी। ऐसे ही राजधानी, मुद्राएं वगैरह वो आपको अच्छे से होनी चाहिए। देशों की राजधानी मैं कहता हूँ कम से कम आपको कम से कम 100 या 150 देशों की राजधानी आपने और मुद्राएं पता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में 1 नंबर डायरेक्ट वहाँ से मिलता है। कई बार हम पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ लेते हैं, अकबर बाबर अच्छी अच्छी बातें उनकी पढ़ ली, मन लगता है बहुत ही, युद्ध जब होते हैं कि कैसे है, मगर वहाँ से पर्सन अब बहुत कम आ रहे हैं, तो स्टैटिक से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे पुस्तकें हुई या आपकी राजधानी हुई या आपकी मुद्राएं हुई और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुए। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुए, यहाँ से परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुए, आपका राष्ट्रीय पार्क हुआ, और कला और संस्कृति हुई, ये स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा पोर्शन है जो आप समझ रहे हो। कला और संस्कृति में सारे नृत्य, सारे महोत्सव, सारे त्योहार आपके आ जाएंगे। तो विविध का पोर्शन मैं कहता हूँ भूगोल, इतिहास, संविधान एक तरफ और आपका स्ट्रेटेजी के एक तरफ, विविध एक तरफ, और इसी में ही यूपी के कुछ कानून हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ कानून हैं, वो भी आपको समझने के लिए मिलेंगे। देखिए जीएस में जो सबसे ज़्यादा पोर्शन परेशान करता है, जेल वार्डर परीक्षा में भी आया था, वो यूपी के कुछ कानून हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ कानून हैं जहाँ किसी विद्यार्थियों का ध्यान नहीं जाता है और वहीं से परीक्षा में पर्सन बन जाता है। जैसे बात करें यूपी के कानून की, जैसे मान लिया परिवहन संबंधित कोई कानून यूपी सरकार ने बनाया है, वो कब बना, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। राजस्व संहिता कब लागू हुई, जी हाँ राजस्व को लेकर कानून जो पिछले देखो परीक्षाएं में पूछा गया था। जेल वार्डर की परीक्षा तो एक ट्रेलर था, एक केवल ट्रेलर था कि ऐसे यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, वो एक ट्रेलर था, तो इसी को समझते हैं। परिवहन को कोई कानून है, राजस्व को लेकर कोई कानून बनाया है यूपी सरकार ने पिछले कुछ सालों में, शिक्षा को लेकर कुछ कानून बनाए हैं। जी हाँ, और पर्यटन को लेकर यदि कुछ कानून बना है, तो इन कानून पर यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कानूनों पर आपने ध्यान देना है। चाहे चकबंदी कानून पूछ लेगा आपकी परीक्षा में, जी हाँ चकबंदी कानून, तो यूपी के जितने भी कानून हैं, राजस्व को लेकर, चकबंदी को लेकर, परिवहन को लेकर, शिक्षा को लेकर, पर्यटन को लेकर, उन कानूनों को कहीं पर नोट कर लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए कि सभी यूपी के कानून कब बने, उनको नोट करके रखिए, उनका सन नोट करके रखिए, क्योंकि यहाँ से कम 3 से 4% इसी से पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जीके का तो बहुत रोल रहेगा, मगर कानूनों को ज़्यादा रोल रहेगा। देखिए हमने स्टैटिक जीके की बात कर ली, विविध की बात कर ली, अब बात करते हैं यूपी जीके की। यूपी जीके, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में आपको हर बात पता होनी चाहिए। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितने प्राणी उद्यान हैं, उत्तर प्रदेश की झीलें,
जी हाँ, उत्तर प्रदेश की झीलें, उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर हैं, प्राणी उद्यान, पक्षी विहार, सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीके का रोल बढ़ेगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जीके का रोल बढ़ने वाला है, उस पॉइंट को समझ लीजिए। प्राणी उद्यान हुए, झीलें हुए, नेशनल पार्क हुआ, यूपी की सभी नदियाँ, जी हाँ, यूपी की सभी नदियाँ आपको पता होना चाहिए, यूपी के बांध कहाँ कहाँ पर हैं उसको पता होना चाहिए, और जो स्मारक हैं यूपी में, जी हाँ, स्मारक, मंदिर है, दरगाह है, मंदिर है, दरगाह है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी वगैरह सब आपको क्लियर होना चाहिए। यूपी जी के जिसका अच्छा होगा तो वही जी के में सामान्य ज्ञान में अच्छा कर पाएगा। और अब की बार जो है यूपी जी के, ध्यान रखिए, वो करंट से रिलेटेड होगा, ज़्यादा यूपी जी के आएगा करंट से रिलेटेड। कहाँ कौन सा जो है एक्सप्रेस वे बना, कहाँ कौन सा एक्सप्रेस वे बना, ये सब आपसे बातें पूछी जाएंगी। तो यूपी करंट अफेयर्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सभी वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी करंट अफेयर्स आपको इसी जो है चैनल पर आपको सारा एक साल का यूपी करंट अफेयर्स मिलने वाला है, जहाँ से परीक्षा में बहुत पर्सन आएंगे, भर भर कर पर्सन आएंगे। मैं ये कहता हूँ आपसे, यूपी करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। योगी सरकार के द्वारा कहाँ किसका उद्घाटन किया गया, क्या एक्सप्रेस वे बनाया गया, कहाँ मंदिर की बात हुई, किस जो है समिति को जो है, मतलब कि सारा जो है करंट अफेयर्स से पर्सन पूछा जाएगा। आईआईटी जो है कानपुर ने क्या किया, बीएचयू ने क्या किया, कौन से नए जो है अनुसंधान किए, तो ये जो है सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। ध्यान रखिए, यूपी जीके का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा यदि हम बात करते हैं। तो सामान्य ज्ञान की हमने बात कर ली, बहुत अच्छी तरीके से हमने एक पॉइंट को समझा है। अब बात करते हैं हिंदी। जी हाँ, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदी का जो है वहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा। हिंदी में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी बताने वाले हैं, हिंदी में बताएंगे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हिंदी का बहुत रोल है। ये आपका सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस आपको ऐसे ही मिलेगा, संख्या प्रणाली है, औसत है, प्रतिशत है, दशमलव और भिन्न है, अनुपात अनुपात है, लाभ हानि है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है, समय और कार्य है, और टेबल ग्राफ का उपयोग है, समय दूरी है, क्षेत्र मिति है। देखिए आपको सिलेबस में क्षेत्र मिति भी दी है। जी हाँ, क्षेत्र मिति का बहुत रोल रहेगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद में अंक गणितीय, जी हाँ, अंकगणितीय, संगणना, विविध। देखिए ये विविध का जो टॉपिक दिया हुआ है ना, तो इसमें कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। विविध में आपका कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, तो त्रिकोणमिति वगैरह से भी जो है और बीजगणित से भी कुछ ना कुछ प्रश्न आपको अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगे इस वर्ष, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग की देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सिलेबस को आराम समझ लीजिए, तार्किक आरेख, समानता, शब्दाक्षर, जितना भी आपका सिलेबस है, मतलब कि सब रीजनिंग में तो सब कुछ आपको पढ़ना ही है, क्योंकि रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, सब आपका जो है रीजनिंग परफेक्ट होनी चाहिए, रक्त संबंध, ये सब चीज़ आपने पढ़ना है। अब रीजनिंग में जो बात कर रहे थे उसी पॉइंट की बात कर रहे थे कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो है 50 से 55 आ जाते हैं परीक्षा में। यूपी पुलिस की सिलेबस से कुछ अलग हटकर जो है रीजनिंग में आ जाता है। आखिरकार कैसे आता है? वो आता है कि इसमें और भी जो है सिलेबस जुड़ा हुआ है, जैसे गणितीय क्षमता परीक्षण। जी हाँ, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन भी रीजनिंग पोर्शन में आपको दिखाई देंगे। और ऐसे ही सार्वजनिक हित, देखिए जो पर्सन है, जो ये सिलेबस है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, मगर यहाँ से बहुत पर्सन बनते हैं। नियम और कानून को लेकर, जी हाँ, नियम और कानून को लेकर, अपराध नियंत्रण को लेकर, कानून का शासन को लेकर ये पर्सन बनते हैं। अब भी इसमें हमने और क्या पढ़ना है? देखिए आपने सीआरपीसी भी थोड़ी पढ़कर जानी है, सीआरपीसी और आईपीसी। इस वीडियो में आपको लिंक मिलेगा। और यूपी पुलिस में कहाँ से आईपीसी से, सीआरपीसी से आपकी बार पर्सन पूछे जाने हैं, तो वो आपको समझने हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में भी है अपराध नियंत्रण को लेकर, कानून का शासन को लेकर। तो भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी, दोनों को ही आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। कुछ कानून हैं जो आपको पूछे जाएंगे, रीजनिंग में पूछे जाएंगे, और इनका पोर्शन कम से कम 4-5 पर्सनों का रहने वाला है। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे बताई है, क्योंकि यहाँ बहुत कम विद्यार्थियों का ध्यान जाता है कि रीजनिंग में ये बातें भी हमने पढ़नी होती हैं। पुलिस प्रणाली से ही कहते हैं, जी हाँ, इनको भी अब की बार तैयार करना है, ये रीजनिंग में आते हैं, ध्यान रखिए। और चलिए जो है देखिए कितना पोर्शन है, कितना बड़ा पोर्शन है, आप खुद देख लीजिए, कितना बड़ा पोर्शन है। लिंग संवेदनशीलता, समकालीन पुलिस मुद्दे, पुलिस प्रणाली, व्यावसायिक जानकारी, अनुकूलन क्षमता, सांप्रदायिक सौहार्द, कानून का शासन, बहुत जो है क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के पोर्शनों की यदि बात करें। चलिए और अलग समझते हैं।
और देखिए सारा ये रीजनिंग का ही सिलेबस चल रहा है आपका। दृश्य स्मृतियाँ हैं, ये कुछ आपका भेदभाव है, विश्लेषण निर्णय है, ये न्याय निगमन से संबंधित है, कथन निष्कर्ष से संबंधित है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब बात करते हैं, देखिए इतिहास की हमने बात कर ली थी। उत्तर प्रदेश राज्य की देखिए आपका सिलेबस में दिया क्या है, आपका भर्ती बोर्ड ने जीएस की यदि बात करते हैं तो भारत का इतिहास दिया है, भारत का इतिहास दिया है, उसमें आधुनिक आंदोलन पर आपने फोकस करना है। और उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक व्यवहार, जी हाँ यूपी जी के जिसकी बात कर रहे थे कि मेले महोत्सव, आपके नदियाँ वगैरह, संस्कृति, शिक्षा, परंपराएं। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, जो अभी आपसे बात बता रहे थे कि यूपी के कुछ कानून हैं, शिक्षा को लेकर कानून है, यूपी ने कब शिक्षा को लेकर कानून बनाए, पर्यटन को लेकर कानून है, राजस्व को लेकर कानून है, तो ये सभी आपने पढ़ने हैं। संस्कृति में सभी चीज़ आ जाएंगी, यूपी का जो है नृत्य महोत्सव, ये सब संस्कृति में आने वाले हैं। यूपी के जो है स्मारक हैं, मंदिरें वगैरह हैं, सब संस्कृति में आएंगे। भारतीय संविधान से आएगा। भारतीय कृषि का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सिलेबस में अलग ही है। जी हाँ, भारतीय कृषि, ये भारतीय कृषि से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो भारतीय कृषि को लेकर, मिट्टी को लेकर क्या क्या विधियां हैं, उनको सभी को लेकर बहुत आसान तरीके से पढ़ लीजिए। फसलों की प्रजाति को लेकर कृषि से देखिए क्या प्रश्न पूछ सकता है। फसलों की प्रजातियां आपको पता होनी चाहिए, उनके वैज्ञानिक नाम, उनके वैज्ञानिक नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो कृषि का यहाँ से बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। उनकी प्रजातियाँ, भारत की मिट्टियों के बारे में आपने पता होना चाहिए, भारत की मिट्टियों के बारे में आपने पता होना चाहिए। कृषि का जो है कब कौन सी फसल बोई जाती है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो है खेल, आपका भारतीय कृषि है, विज्ञान से भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। यूपी पुलिस में जीव विज्ञान का बहुत अधिक रोल रहता है, बायोलॉजी का। जी हाँ, बायोलॉजी को आपने पढ़ना है। जैसे मनुष्य का पाचन तंत्र से प्रश्न आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं। बीमारी जो है, विटामिनों के नाम ये आपने पढ़ने हैं। और जो बीमारी है, जैसे जीवाणु से होने वाली बीमारियाँ, विषाणु से होने वाली बीमारियाँ, कवक से होने वाली बीमारियाँ, इनको आपने पढ़ना है। तो यहीं से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। पाचन तंत्र हुआ, विटामिन हुआ, जीवाणु विषाणु बीमारियाँ हुई, तो मनुष्य के पाचन तंत्र को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। मनुष्य का मस्तिष्क से लेकर प्रश्न आएगा, हृदय प्रणाली से लेकर प्रश्न आएगा, मतलब ये बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस रहता है। वैसे विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान पूछा जाता है और आपका रसायन विज्ञान भी आता है। तो पहली यदि प्राथमिकता दें तो पहली प्राथमिकता तो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। दूसरा आता है रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। और तीसरा आता है फिजिक्स से, तीसरा आता है भौतिक से। तो यदि बात करें, कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मगर उसमें 2 से 3 प्रश्न जीव विज्ञान से आते हैं, बायोलॉजी से आते हैं। तो विज्ञान की बात करी हमने, खेल की बात कर ली है, भारत और उसके पड़ोसी देश क्या क्या उनके संबंध हैं, ये सब करंट अफेयर्स का टॉपिक चल रहा है। करंट अफेयर्स का टॉपिक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय संस्कृति, तो ये सब आपसे पूछ जाना है। ऐसे इकोनॉमिक्स भी करंट के बेस पर आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, रेपो रेट वगैरह, ठीक है। रेपो रेट, बैंक दर, इनको अच्छी भली भांति पढ़ कर जाइए, क्योंकि ये प्रश्न अलग ही पूछे जाएंगे। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर क्या है, बैंक दर क्या है, ठीक है, CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशो क्या है। तो यहाँ से पिछली बार भी यूपी पुलिस में प्रश्न आए थे। देखिए जीएस का बहुत अच्छा रोल रहता है, जीएस का पोर्शन भी बहुत अच्छा रहता है यदि हम उनकी बात करें। देखिए जो ये टॉपिक है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जनसंख्या और पर्यावरण और शहरीकरण, जी हाँ, जनसंख्या नगरीकरण एक अलग टॉपिक है इस सिलेबस में, तो वो भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय विश्व भूगोल, देखिए विश्व भूगोल की बात कर रहे थे, और प्राकृतिक संसाधन, मानवाधिकार, जी हाँ, मानवाधिकार से प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, साइबर क्राइम, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर रखिए। विमुद्रीकरण है, उसके प्रभाव है, जीएसटी को लेकर प्रश्न आएगा, ये सिलेबस में दिया हुआ है। जीएसटी को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, संचार को लेकर, महत्वपूर्ण दिन, देश, राजधानी, मुद्राएं। और देखिए जो आपसे बात कर रहे थे अभी कि पुस्तकों का बहुत रोल रहता है, पुस्तकें, उनका लेखक है, खोज अनुसंधान है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो करंट अफेयर्स में कहता हूँ, करंट अफेयर्स का बहुत रोल रहेगा। ये आपका आ गया हिंदी का सिलेबस, ये आपका आ गया हिंदी का सिलेबस। जी हाँ, हिंदी के सिलेबस में आखिरकार क्या रहने वाला है।
तो हिंदी के सिलेबस में देखिए इसमें हर कुछ आता है। हिंदी आपका भाषा का विकास, ठीक है, सभी जो है बोलियां, अपभ्रंश के भेद वगैरह, तो हिंदी भाषा का विकास, अवधि कहाँ से बोली जाती थी, उसके अन्य नाम बताइए, खड़ी बोली के अन्य नाम, तो हर चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरीके से करना है। यहाँ पर हिंदी साहित्य पर भी फोकस करना है, हिंदी साहित्य पर भी फोकस करना है आपने। और हिंदी वर्णमाला से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णमाला का रोल आप एसआई में भी आपने देखा होगा कि कितना रोल रहा था वर्णमाला का। तो ये सारा सिलेबस आपका है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह है। हिंदी व्याकरण, जी हाँ, व्याकरण मैं कह रहा हूँ आपसे, समास, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ये सब आपने अच्छी तरीके से करके जाना है। जी हाँ, समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह। इस वीडियो को मतलब कि अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि सभी कुछ आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। जी हाँ, सभी कुछ इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो हिंदी में जो है आपका सभी कुछ है। देखिए हिंदी साहित्य कितना बड़ा रोल है हिंदी साहित्य का। इधर जो है काल, क्रिया, वचन, कारक, सर्वनाम, अलंकार, सब कुछ है आपके। और प्रसिद्ध कवि, जी हाँ, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार। जो हिंदी भाषा में पुरस्कार हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित सभी ज्ञानपीठ पुरस्कार को आपने पता होना चाहिए। अब तक के ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिले हैं, क्या उनकी रचनाएं हैं, उन पर ही फोकस करिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सभी को फोकस करके जाना है आपको। सभी के नोट्स बना लेने हैं और किसी पर्सन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, हिंदी साहित्य का बहुत ही रोल रहता है। यदि सामान्य सी बात करें तो जीएस में ध्यान रखिए, जीएस में करंट का बहुत रोल रहेगा, स्टैटिक जीके का बहुत रोल रहेगा, ठीक है। चाहे इतिहास से, भूगोल से प्रश्न कम आए, मगर करंट का रोल ज़्यादा रहने वाला है। तो यही स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है। और यदि आपको सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रणनीति में, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। बस देश सेवा का यदि आपके अंदर भाव है कि हमने देश सेवा करनी है, तो यदि देश सेवा का आपके अंदर भाव है तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। बस मन को ये बना लीजिए कि हाँ, अब की बार जो है सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। जी हाँ, लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।